हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट एग्जाम्स के लिए अभी से बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी कड़ी में कि आपको मैं मदद कर सकूं, मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज ला रहा हूं जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके नीट फिजिक्स को लेके क्लियर होते चले जाएं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली डिजाइंड है या बना हुआ है नीट फिजिक्स को लेकर। तो आज हम लोग चैप्टर 5 पे हैं, लॉज ऑफ मोशन पर, और उसके मैंने 5 पार्ट किए हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट करने वाले हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम है। तो आइए देखते हैं, इस पार्ट को मैं कवर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सुपर डुपर कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी देके जाएगा और आपके नीट बनने का जो सपना है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर करेगा। तो आइए देखते हैं लॉज ऑफ मोशन फुल चैप्टर शेड्यूल। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर ये वीडियो या इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। बाकी के पार्ट इसी के बाद आते जाएंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि जो मैं यहाँ पढ़ाता हूं अगर उसका आपको पीडीएफ मिल जाए विद एनोटेशंस यानी लिखावट के साथ तो उसका भी बंदोबस्त है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूं जिससे आप अपनी पढ़ाई को आसानी से आगे बढ़ा पाएं। इसके साथ अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में देखिए, आपको नीट के लिए कई हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएंगे जो नीट में काफी हेल्प करेंगे। आप चाहें तो वो ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है अगर उसका मास कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम बदलता नहीं है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी कोई नहीं लग रहा है तो दो बॉडी या कितनी भी बॉडीज हो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। तो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम हैविंग नो एक्सटर्नल फोर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं रहेगा। ऑफ कांस्टेंट मास रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। इसी को अगर मैं ले लूं, एक किसी का मास m1 है, किसी का मास m2 है और दो सिस्टम की बॉडी बना लूं ऐसे m1 m2 और इसका मोमेंटम p1 इसका मोमेंटम p2 और ये पूरी बॉडी हमने क्या मान रखी है, सिस्टम। तो इसका जो मोमेंटम है वो p1 प्लस p2 आपको कांस्टेंट मिलेगा जब तक f एक्सटर्नल आपका 0 होना चाहिए। तो ये नहीं चेंज होगा, आपस में लड़े भिड़े कुछ भी करें, ये टक्कर लगाएं एक दूसरे को, इनका टोटल लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहने वाला है, ये आप जानते भी हैं। और ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, ये न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का ही कॉन्सिक्वेंस है। अभी हम देखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, आपको याद भी आ जाएगा, याद भी होगा भी। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और यहां पर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। मान लीजिए यहां पर दो पार्टिकल हैं जो आपस में टक्कर मार रहे हैं। तो ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और इसका मास m1, इसका मास m2 एंड वगैरह वगैरह। तो यहां पर अगर आप देखें फोर्सेस जो यहां लिखा भी है, अगर मैं F12 निकालने जाऊं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं dp1 अपॉन dt। p1 क्या है, लीनियर मोमेंटम पहली बॉडी का, इसीलिए इसी तरीके से F21 लिखूंगा तो मैं इसको dp2 dt लिख सकता हूं, लीनियर मोमेंटम सेकंड बॉडी का। अब आप जानते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, एक्शन रिएक्शन, एक बॉडी जितना फोर्स सेकंड बॉडी पर लगाती है उसकी विपरीत दिशा में सेकंड बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाती है। तो यहां पर हम ये जान सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये न्यूटन के सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये थर्ड लॉ है न्यूटन का,
न्यूटन साहब का, तो उससे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो यहां क्या रखेंगे, डी पी वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी पी टू अपॉन डी टी। अब आप इसको इस तरफ ले आए तो डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी पी वन प्लस पी टू, इसी का तो डिफरेंशिएशन है। और ये वैल्यू कितने के बराबर है, शून्य के बराबर। ये इधर लेके आए थे तो ये वैल्यू आप समझ पाए होंगे, ये लिखा है ये शून्य के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये कोई किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। और यही बात यहां प्रूफ की गई है। ये n बॉडीज के लिए भी हम P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn तक ले जाएं तो कांस्टेंट कह सकते हैं। ये आपको अंदाजा है, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग सवाल भी करेंगे, अंत में मैंने कई सवाल PYQs भी लिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बने। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द कोलिजन ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, एक का वेलोसिटी इनिशियल u1 है, एक का u2 है, m1 m2 इनका मास है। थोड़ी देर बाद ये आपस में टकरा जाती हैं, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो टक्कर मार देते हैं ये, और टकराने के बाद दोनों बॉडी अलग हो जाती हैं। इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी m2, m1 m2। ये सिचुएशन है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंट, ये पूरा सिस्टम कंसीडर कर लीजिए, ये दोनों बॉडी का पूरा सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मोमेंटम क्या रहा, इनिशियल m1 u1, इसका मोमेंटम क्या रहा p2 का m2 u2, और उसके बाद आफ्टर कोलिजन ये जो मैंने बनाया था उसी का फोटोग्राफ है। फाइनल मोमेंटम क्या रहा, क्योंकि वेलोसिटीज v1 v2 हो चुकी हैं, तो यहां पर p1 की वैल्यू हो गई m1 v1 मास इंटू v1, p2 हो गया m2 v2 मास इंटू v2। अब यहां पर ड्यूरिंग कोलिजन जैसे बात कर रहे थे, इस पे फोर्स लगेगा F21, इस पे फोर्स लगेगा M12। अब न्यूटन का फिर पिक्चर में ला सकते हैं, भी मैं दिखाता हूं आपको। तीसरी बात देखिए, इस फोर्स को F12 को आप न्यूटन के सेकंड लॉ से लिख सकते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। m1 कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, v1 माइनस u1 अपॉन t। इसी तरीके से बात की जाए तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका कितना रहा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, यानी m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। अब यहां पर देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाता है, ये सेकंड लॉ था, ये न्यूटन का थर्ड लॉ, इसी का कॉन्सिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सेकंड लॉ से एक्शन रिएक्शन वाली बात कर दी हम लोगों ने, ये एक्शन रिएक्शन वाली बात हो गई। तो दोनों की वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, m1 v1 माइनस u1, m2 v2 माइनस u2। देखिए टी कैंसिल हो जाएगा यहां से, और इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगी m1 u1 प्लस m2 u2। ये मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, रह रहा है। तो ये बात और हमारे दिमाग में आती कोलिजन के समय। अब एक इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल बनता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन ऑब्लिक कोलिजन्स। जैसे ये एक दीवार है, इस पे एक बॉल हिट करे और ऐसे निकल जाए, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है, इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो भी हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ ए बॉल विथ वॉल से, दीवार से ये टकरा रही है बॉल। इस सिचुएशन में क्या है, देखिए मैं यहां पे रेड कलर लेता हूं जिससे दिखा सकूं। जिस वेलोसिटी से ये आ रही थी, कुछ मान लेते हैं u1, वरना कई जगह तो क्या रहता है u सेम दिया रहता है, और निकलने वाला भी u सेम है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है u है, और टक्कर के बाद की भी वेलोसिटी इसकी u है। सपोज
टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आ गई। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम लेते हैं, देखिए यहां पर एक्सेस बना लीजिए इस तरीके से, आपको दिखाऊं, ये देखिए वाई एक्सेस और इस तरह की बन गई एक्स एक्सेस, एक्स वाई, देख पा रहे होंगे। ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दें इस तरीके से, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये है। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस दिशा में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक निगेटिव वाई डायरेक्शन में। इस वाले वेक्टर का जो P1 है, ये P1 है ना, या PI कह दीजिए, बात समझ में आ रही होगी। तो PI को अगर मैं लिखूं इनिशियल मोमेंटम को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए PI इज इक्वल टू एक्स के डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है, ये देखिए एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बिकम थीटा थीटा थीटा, उसी एंगल से रिबाउंड भी किया है। तो इसका अगर आप थीटा देखेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, mu cos थीटा। अगर इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम था m इंटू यू, तो mu cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, तो आप लिख सकते हैं mu cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप। फिर इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, mu साइन थीटा, ये mu cos थीटा था इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव वाई एक्सेस है, तो यहां पर लिखेंगे mu साइन थीटा और माइनस जे क्यों, क्योंकि वो माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस mu साइन थीटा इंटू जे कैप। ये इनिशियल मोमेंटम है, ये जो आ रहा था। अब यहां पर जब ये जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए, u वाले के, एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा इस u का। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, थीटा एंगल ये है, तो हो जाएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में u sin थीटा। मेरे ख्याल से बात पकड़ पा रहे हैं। अब इसको अगर मैं यहां पे लिखूं P फाइनल, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में u cos थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस mu cos थीटा। लीनियर मोमेंटम है तो ये m लगा दीजिए यहां पर, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में mu cos थीटा, तो माइनस mu cos थीटा आई कैप, और ये इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे किधर जा रहा है, माइनस जे कैप की जगह, तो माइनस mu साइन थीटा जे कैप। इसमें दोनों माइनस हो गए। देखिए ये कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से लीनियर मोमेंटम लिखा जाता आई कैप जे कैप में। ये आपको आएगा तो चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। मैंने एक सवाल भी ले रखा, वहां फिर बताऊंगा, इसको सीख लीजिएगा। वेक्टर आना बहुत जरूरी है मैकेनिक्स के लिए और सरल भी होता है। मैंने वीडियो बनाए हैं वेक्टर पर, आप देख सकते हैं, जिससे आपको सरलता हासिल हो। तो मैंने P इनिशियल P फाइनल लिख दिया इन कंपोनेंट फॉर्म आई जे के फॉर्म में। अब अगर अब चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा P, तो क्या लिखेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, वेक्टोरली घटा मारिए, P फाइनल हुआ माइनस mu cos थीटा आई कैप माइनस mu साइन थीटा जे कैप, और इसमें से ये घटा दीजिए माइनस mu cos थीटा आई कैप माइनस mu साइन थीटा जे कैप। बस भाई डिफरेंस होता फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ वैल्यू जाएगी कट, जैसे ये माइनस mu साइन थीटा है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो mu साइन थीटा कट जाएगा, ये वैल्यू डबल हो जाएगी, तो माइनस 2mu cos थीटा आई कैप, दैट इज डेल्टा P, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड केवल लिखना चाहें कि चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2mu cos थीटा। ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड। और यहां से ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, कि जो चेंज इन मोमेंटम है उसका डायरेक्शन किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इसका चेंज इन मोमेंटम है, यानी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो इधर बन रहा है। खैर यहां से अगर आप फोर्स निकालने पे आ जाएं, मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ले जाता हूं, तो फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं आप, फोर्स को लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T,
और इसकी वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, -2, ये लिखिए डेल्टा पी ऊपर लिखा है, mu cos थीटा अपॉन टी इंटू आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहा, 2mu cos थीटा अपॉन टी। ये कुछ इसकी वर्किंग, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसकी कहानी कई बार आपसे पूछी जाती है, चेंज इन मोमेंटम। तो आई कैप जे कैप में जैसे ही बनाना शुरू करेंगे चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। और आई कैप जे कैप बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, एक्सेस ऐसे बना लीजिए, इस डायरेक्शन को प्लस आई कैप, आप जानते ही हैं, इस डायरेक्शन को माइनस आई कैप, इस डायरेक्शन को माइनस प्लस जे कैप, और इस डायरेक्शन को माइनस जे कैप। ये ओरिजिन है। बस इसी तरीके से जोड़ घटाव कर लेते हैं, उसमें क्या है। और जे 3D स्पेस होगा तो के भी टपका देंगे इसमें, कोई बहुत ही हलवा है, एक बार प्यार से देखने की जरूरत है। तो ये आप देख पाए होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मैंने वर्किंग की, यही पूरी वर्किंग इस आपको स्लाइड में मिलने वाली है, जो मैंने पूरा आपको करके दिखाया कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है, फिर फोर्स कितना निकल रहा है, और फिर फोर्स की आपका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस देखिए बन जाते हैं। एक केस बनता है, यहीं पे बातचीत अगर करने की कोशिश करें, कि अगली स्लाइड में मैं यही बता रहा हूं, केस 1, जब थीटा हमारा 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या है, हमने तो डायग्राम ऐसे बनाया था, थीटा यहां से लिया था। अगर ये थीटा हमारा 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिटिंग हो रही है ऐसे। भाई थीटा 0 मतलब कचाक ऐसे मार दीजिए, मीन्स इसका क्या मतलब है, बॉल इज थ्रोन परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर टू दी वॉल। समझ गए, ये ऐसे हिट हो रही, थीटा 0 होने का मतलब है उस समय डेल्टा पी क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ये आपने लिख रखा है, या यहीं ले लीजिए, थीटा की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो बहुत आसान, -2mu cos 0 इंटू आई कैप, और ये cos 0 होता है 1 बेटा, तो -2mu आई कैप आ गया। कुछ नहीं, बहुत आसानी से चीज हो गई। आप फोर्स निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम टी से डिवाइड कर देंगे। दूसरा केस बनता है यहां, यही समझ लेते हैं हम लोग, केस नंबर 2, जब ये वॉल से जो एंगल होता है वो सरफेस से दिया रहता है, मतलब ये आप हिट कर रहे हैं और एंगल आपको ये थीटा दे रखा है। समझ पा रहे हैं ना, हम लोगों ने तो थीटा यहां पकड़ा हुआ था, अब कई जगह कहता है फ्रॉम द सरफेस, तो कोई इसमें समस्या थोड़ी है, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम कल को निकालना पड़ जाए हमको तो क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला था -2mu cos थीटा, उस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दो, क्या जाता है, बस वैल्यू हो गई 2mu sin थीटा आई कैप। ये चेंज इन मोमेंटम, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। और फोर्स निकालना हो तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट जो पकड़ में आना चाहिए। सारी बात डिटेल तरीके से बता रहा हूं इसी स्लाइड में। केस 1 और केस 2 जो मैंने आपको बताया है वो यही मेंशन है जो मैंने आपको समझाया था। ये देखिए -2mu आई वाला और 90 माइनस थीटा, ये बात आपकी समझ में आई होगी। एक कदम और आगे चलते हैं, जिससे कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मजबूती से पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम न्यूटन का आप देखेंगे तो थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, आराम से आ जाएगा। तो देखिए कैसे, हमें पता है कि मोमेंटम जब कंजर्व होता है तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा P1 का मतलब क्या रहा,
माइनस डेल्टा P2 इधर ले जाओ, इसको डेल्टा T से इसको डिवाइड कर दो और इसको लिख सकते हैं, देखिए F12 और इसको लिख सकते हैं F21। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, हो गया डराइव बस। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, काम खत्म। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, बड़ा आसान था, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप होना चाहिए, इसलिए मैं पूरी तरीके से बातें बता रहा हूं। अब एक सवाल देखते हैं हम लोग, बिना सवाल के। तो देखिए न्यूटन लॉ क्या है कि समझना आसान है, लेकिन जब अप्लाई करने जाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वरना एप्लीकेशन नहीं करते बनता है। न्यूटन के 3 लॉ तो आप पता पिछले 5-7 सालों से पढ़ रहे हैं। तो ऑन ए माइन साइट ए रॉक इज एक्सप्लोडेड, एक रॉक है वो सपोज करिए एक्सप्लोड कर जाती है, पत्थर टूट जाता है, रॉक चट्टान जो भी वो। ऑन एक्सप्लोजन रॉक ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट्स, इसके 3 टुकड़े होते हैं। 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स, 2 पार्ट इसके राइट एंगल में एक दूसरे से चले जाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, इसके 2 पार्ट मैं ऐसे बना रहा हूं, बल्कि थोड़ा साइड बना दूं इसको ऐसे, और एक दूसरा पार्ट छटक के ऐसे आया है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर आप पीछे बढ़ा देंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, दिस इज 90 डिग्री। 2 पार्ट तो ऐसे छटक गए टूट के, और तीसरा पार्ट भी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, तो तीसरा जो चट्टान का टुकड़ा होगा रॉक का, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहिए, तभी आप चेंज इन मोमेंटम, पहले मोमेंटम क्या था, 0, चट्टान रुकी हुई थी, इसको थोड़ा दूर बनाना चाहिए मुझे, चट्टान चल नहीं रही थी तो 0 था इसका मोमेंटम। तो इधर का भी सारा मोमेंटम पूरे तीनों टुकड़ों को मिला दें तो मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। तो 0 तभी तो आएगा अगर दो एक डायरेक्शन में प्लस समझ लीजिए तो दूसरा वाला माइनस में हो, यानी तीसरा जो टुकड़ा है वो इधर भाग रहा होगा। ये M3 ले लेते हैं, इसको मैं M1 ले लेता हूं और इसको मैं M2 ले लेता हूं। कितनी बात समझ में आती है, पढ़ते हैं आगे क्या है। These two are 1 kg फर्स्ट पार्ट मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 12। तो इसका मास है 1 किलोग्राम और इसका वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। एंड 2 kg सेकेंड पार्ट, ये है 2 किलोग्राम और इसकी भी स्पीड दे रखी, वेलोसिटी दे रखी है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आप यहां लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी v3 कितनी दे रखी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट मास, इसका मास क्या होगा। अब हम ये जानते हैं कि सबका मोमेंटम 0 होना चाहिए क्योंकि पहले वाले का 0 था, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ये जो फूटा है, टूटा है, एक्सप्लोजन हुआ है, ये इसका आंतरिक मामला है, बाहर से इसको नहीं फोड़ा गया है, बाहर से इसके अंदर से चट्टानें निकल गई, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई नहीं है, इसलिए ये फूटा है। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां देखिए इन दोनों का जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है परपेंडिकुलर, उसका रिजल्टेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी तो दोनों का नेट 0 होगा। समझ में आ रही है बात। ये देखिए अगर इसका मैं P1 बनाऊं और इसको मैं P2 लिखूं और इसके बीच का एंगल 90, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसका और इस वाले का जो P3 है इस डायरेक्शन में आएगा, तभी तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर पाएंगे, 0 होना है टोटल मोमेंटम। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इस P3 के मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। समझ गए। अब इस P1 P2 का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज जब 90 डिग्री पर एक्ट करती हैं, आपको ये पता है कि मान लीजिए एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है और 90 डिग्री पर है, तो आप बड़े आराम से इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिख देते हैं मैग्नीट्यूड में, a² + b²।
वेक्टर हैं अगर ऐसे, तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहा, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा जो रिजल्टेंट है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का रूट, इन दोनों का रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड हमारा बराबर होना चाहिए P3 के। आपको बताया दोनों अपोजिट होना चाहिए तभी नलीफाई होंगे, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। बढ़िया। अब यहां से वैल्यू रख के निकालते हैं कि P1 P2 की वैल्यू क्या है, और P3 को क्या लिख सकते हो, मास m3 इंटू वेलोसिटी v3, और यहां पर आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मास कितना था बच्चों, मालूम नहीं है। वेलोसिटी थी 4, इसका मास था 1, और ये स्क्वायर है बेटा यहां पर, और वेलोसिटी थी 12 जहां तक, और m2 था 2 किलोग्राम इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 144, और बाकी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक, तो m3 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है, m3 की जो वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 5 किलोग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी बातों को भी क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन में ट्विस्ट हो, आप ट्विस्ट ना करें, आप उस सवाल को निकाल के ही दम लें। तो मैं हटता हूं, और इस क्वेश्चन को आप जैसे कहते हैं कि नोट करने का टाइम या पूरी चीज दिखनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल लूंगा जिससे हम लोग और अच्छी बात जान पाएंगे। तो ये नोट आपने कर लिया होगा, ये आगे चलते हैं। अगली बात ये देखिए, यहां भी चेंज इन मोमेंटम वाला मामला लेंगे। ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ ए स्पीड ऑफ v। ये v मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी v है, ऐसे जाके टक्कर खा रही है। गेट्स डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड। ये दीवार से टकराई 30 डिग्री पर, और जब ये गई है तो इसका मास भी नहीं बदला है और वेलोसिटी भी नहीं बदली है। बड़ी अच्छी बात है, 30 डिग्री एंगल है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इम्पार्टेड टू द वॉल। देखिए इंपल्स को याद कीजिए, ये चेंज इन मोमेंटम होता था डेल्टा पी। तो अगर हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम अगर निकाल लें, लीनियर मोमेंटम, तो हम कह पाएंगे इंपल्स टू द बॉल बाय द वॉल कितना होने वाला है, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू दिस बॉल। ये बॉल वॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसका आप दो कंपोनेंट ले लेंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए, जगह थोड़ी कम है, समझ पा रहे होंगे, ऐसे आगे बढ़ा लिया, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अंदाजा लग रहा होगा आपको, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। समझ पाए आप। तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखिए, तो मैं लिखूंगा mv साइन थीटा आई कैप और माइनस mv कॉस 30 डिग्री जे कैप। ये मैंने कैसे लिखा, एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको। ये देखिए mv था, इस डायरेक्शन में ये माइनस जे कैप है, ये हो गया mv कॉस थीटा ये, और इधर हो गया mv कॉस थीटा, और इधर हो गया mv साइन थीटा। उम्मीद है बात पकड़ पा रहे होंगे। ये प्लस आई कैप है, ये माइनस जे कैप है नीचे की तरफ। तो यहां देखिए प्लस आई कैप माइनस जे कैप। अब मैं इसी तरह पी फाइनल लिख देता हूं, पी फाइनल में कलर यहां बदल लेता हूं। अब देखिए ये इधर आ रहा है तो उसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा, mv cos थीटा,
और ये कंपोनेंट क्या होगा, mv sin थीटा। उम्मीद है बात को पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर अगर मैं, ये माइनस आई कैप का डायरेक्शन है, तो माइनस mv sin 30 डिग्री आई कैप, और ये माइनस जे का है तो माइनस mv cos 30 डिग्री जे कैप। ध्यान से समझ पाए होंगे जो मैंने बताया था, ऐसे डायरेक्शन पकड़ना है। ये प्लस आई कैप इधर है, प्लस आई कैप, ये माइनस आई कैप, ऊपर वाला प्लस जे कैप और नीचे वाला माइनस जे कैप, और ये आपका प्लस आई कैप था इधर वाला। इसी तरीके से जो मैंने समझाया था अभी बड़ी आसानी से। अब मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल देता हूं, डेल्टा पी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख मारो, तो माइनस mv sin 30 डिग्री आई कैप माइनस mv cos 30 डिग्री जे कैप माइनस पी इनिशियल mv sin 30 आई कैप माइनस mv cos 30 डिग्री जे कैप। अब यहां से कुछ वैल्यू देखिए कट जाएंगी, तो कौन सी वैल्यू देखिए कटी, cos थीटा वाली निपट गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, ये आएगी डबल, तो माइनस 2 mv sin 30 डिग्री आई कैप। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो माइनस 2 mv इंटू हाफ इंटू आई कैप, ये 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आई माइनस mv आई कैप। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो गई माइनस mv आई, और इसको लिखें, इसका अगर मैग्नीट्यूड लें तो लिख दोगे mv, और चेंज इन मोमेंटम ही हमारा क्या होता है, इंपल्स। इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यही हमारा चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चंस आए, ये तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप तो खटखट खटखट ओरली कर सकते हैं, प्रैक्टिस बन जाती है। What is the direction of the force on the wall due to the ball? अब यहां पर देखिए क्या है, चेंज इन मोमेंटम की बात को समझते हुए दूसरा वाला देखें, आपका ये निगेटिव साइन आ रहा है, तो फोर्स की बात करोगे तो फोर्स को लिख सकते हो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो माइनस mv आई कैप अपॉन टाइम डेल्टा टी ही लिख दो। चलो, ये माइनस साइन जो आ रहा है, निगेटिव साइन, ये क्या दिखा रहा है कि इट इज अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इट इज अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। हम ये समझ ही पा रहे हैं, इधर वाला माइनस आई कैप आने का मतलब है कि माइनस एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, किधर लग रहा है, माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो बात खत्म हो जाती है। तो ये आपका F की वैल्यू हो गई, इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और फोर्स ऑन द बॉल इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स ऑन द बॉल क्या रहा, ये क्या है, फोर्स ऑन द बॉल। ध्यान रखना, बॉल पे किधर फोर्स है, वॉल पे किधर होगा, तो वॉल पे एक्शन रिएक्शन इसकी उल्टी दिशा में, तो देयरफॉर फोर्स ऑन वॉल वो किधर हो जाएगा, विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बॉल पे तो लग रहा था इधर, दीवार पे लग रहा है उधर, बात खत्म। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल आपके यहां पूछे जा सकते हैं, मतलब आने चाहिए, और क्लैरिटी रहेगी तो किसी भी सवाल से आप डरेंगे नहीं, आप निकाल के छोड़ेंगे। तो ये आप इसको नोट कर लें। अगला फिर एक कदम और बढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से नोट किया होगा, थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं, स्लाइड पूरी दिख जाए आपको। ये पूरी दिख गई स्लाइड। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर देखिए फोर्सेस विच हैव जीरो लीनियर रिजल्टेंट। अगर कोई फोर्सेस, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही लीनियर रिजल्टेंट यानी F1 और F2, इनका रिजल्टेंट अगर हमारा जीरो आ जाए तो कोई लीनियर मोशन तो होगा नहीं, एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं। ये तो मैंने दो फोर्सेस की बात की, ऐसे यहां पर कई सारे फोर्स हो सकते हैं कि भाई यहां पर F2 भी लग रहा है, इधर F3 भी लग रहा है, और सबका रिजल्टेंट अब भी अगर जीरो हो रहा है तो देयर इज नो मोशन, कोई एक्सेलेरेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एनी चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच दे आर अप्लाइड, लिखा है फोर्सेस विच हैव जीरो लीनियर रिजल्टेंट विल नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, मोशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है। और सच फोर्सेस एंड द ऑब्जेक्ट आर सेड टू हैव इन इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वहां पर कोई चेंज इन मोशन नहीं हो रहा है। सभी ध्यान क्या रखना है, सभी का लीनियर रिजल्टेंट शून्य, सभी फोर्सेस का लीनियर रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर टू और मोर कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस, हम लोग कुछ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की पहले बात करेंगे, जो हम लोग करते रहे, बहुत आसान रहता है फिर भी, कि हम लोग फोर्सेस, एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिए जो फोर्स होता है उसको हम बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हमारे लिए सुविधा क्या पड़ती है कि एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। हॉरिजॉन्टल का मतलब हमेशा ऐसा मत समझना, वो तिरछा भी हो सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखिए ऐसा रहा, एक फोर्स अगर F यहां है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल की जगह कभी कभी हम लोग ऐसे, अगर इंक्लाइंड प्लेन वगैरह है तो उसको तिरछा ट्रीट कर लेते हैं एक्सेस, और ऐसे भी ले लेते हैं। तो हमेशा ये नहीं समझना है कि हमेशा पैरेलल टू द जमीन या सरफेस रहने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसको आप घुमा फिरा सकते हैं। अब यहां पर देखिए बड़ी छोटी सी बात लिखी है कि अगर F कोई फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस समय इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, F cos थीटा। ये आप जानते हैं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F sin थीटा। यही इसका रिजोल्यूशन है। बाकी एक फोर्स को आप, एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहले मैंने बताया है। बहुत सारे इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारे काम में आता है या जो हम सरलता से कर पाते हैं वो ये ट्रिक रहती है। इसको रिजॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गई बात। अब यही बात यहां पर लिखी हुई है, F1 F cos थीटा कंपोनेंट ऑफ F along AC, वही हॉरिजॉन्टल वाला, और ये F2 is equal to F sin थीटा कंपोनेंट ऑफ F परपेंडिकुलर टू AC और along AB। कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज जीरो। अगर कोई फोर्स यहां लग रहा है तो उसका इसकी 90 डिग्री पर क्या असर होगा कंपोनेंट, तो इसका जो कंपोनेंट है वो हमेशा शून्य रहने वाला है। कोई भी वेक्टर अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी असर नहीं डाल पाता है, बाकी हर जगह असर डालेगा। ठीक, आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं बहुत ही सरल जो आप प्यार से कर पाए। और लिखा है रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ए फोर्स F 8 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये फोर्स है 8 न्यूटन का। अब आपको दो कंपोनेंट लेने, बहुत ही आसान सी बात है। इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लेना है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। तो इसको F हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, इसको F वर्टिकल कह सकते हैं। तो F हॉरिजॉन्टल कितना हो गया बेटा, F cos 45। F की वैल्यू 8 हो गई, cos 45 1/√2 होती है। रैशनलाइज कर लीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8√2/√2 इंटू 2, तो बचा कितना, 4√2 न्यूटन। इसी तरह F वर्टिकल की बात करेंगे तो F sin 45 लिख देंगे।
8 इंटू साइन 45 भी 1/√2 होता है, सॉल्व करके 4√2 न्यूटन इसका भी कंपोनेंट निकल आएगा। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट ले सकते हैं। बहुत ही आसान था, ये आप करते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है, फिर भी आपको जानना और आपके सामने इसका लाना जरूरी था। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप ऑफ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक स्लोप है, इंक्लाइंड प्लेन है, वो 30 डिग्री पर है। यहां कोई वेट है उसका इससे पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखिए वेट उसका काम कर रहा होगा W, जो कि 10 न्यूटन का है। तो मुझे 2 कंपोनेंट लेने हैं, एक इसके इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इसके along which is W पैरेलल। बात समझ में आ गई होगी। आपने कई जगह देखा है 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री। कैसे, ये आप जानते हैं, इसको बढ़ा दीजिए, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 90 है तो 60 घटाओगे तो 30 हो जाएगा। बढ़िया। अब मैं परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर निकालना चाहूं तो W cos थीटा आ जाएगा। इसको लिखा W cos 30 डिग्री, मतलब W की वैल्यू 10 न्यूटन थी और cos 30 होता है √3/2, यानी 5√3 न्यूटन। इसी तरह W पैरेलल निकाल लो बेटा, तो W sin थीटा 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये आंसर आ गया, क्योंकि ये कंपोनेंट आपको बहुत जगह लेने पड़ेंगे और आपको क्लैरिटी से आनी चाहिए। मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा सरल है। चलिए आगे की कहानी समझते हैं। अब यहां पर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। न्यूटन का पहला लॉ जो इक्विलिब्रियम के लिए काम आता है। तो देखिए हमने यहां पर बात की थी कि व्हेन ए पार्टिकल इज एट रेस्ट, या तो पार्टिकल रुका हुआ है या वो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, या रुका है या मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 0 है उसका, रुका है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों? क्योंकि उसी में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। जहां से जो ऑब्जर्वर है देख रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं, ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बातचीत की जा रही है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो नेट फोर्स एक्टिंग जो होता है उस पर, उसकी वैल्यू, उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0। भाई अगर फोर्स सबका, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 नहीं आएगा तो कोई फोर्स नेट फोर्स निकलेगा, और नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो कोई ना कोई एक्सेलेरेशन होगा। और हम पहले ही कह रहे हैं कि बॉडी या तो रुकी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी एक्सेलेरेशन 0 है, यानी इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए। फोर्स 0 होगा तभी तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। F=ma। पकड़ में आ गई बात। अब इसको सरलता के लिए हम क्या कहते हैं, अगर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है तो यह भी समझ में आती है कि उसका जो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उसके, वो भी 0 होंगे। वाई की डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उनका समेशन या सम भी 0 होगा, और जेड की डायरेक्शन में भी जितने फोर्स हैं उसका सम भी 0 होगा। तो हम इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लेते हैं। इसका मतलब यही कि तीनों डायरेक्शन में Fx बराबर 0, Fy बराबर 0 और Fz बराबर 0 ये होना चाहिए अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन 0 है। ये बात काफी काम आती है जो हम देखेंगे। कुछ फिगर बताई है जो बहुत ही आसान है। यहां पे देखिए, अगर यहां पर इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, अंडर कॉन्करेंट फोर्सेस, दोज फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सेम पार्टिकल एट द सेम टाइम। ये कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब है एक ही समय में एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं।
तो इसमें क्या होगा, अगर यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है तो F1 F2 बराबर हो जाएंगे। तो अगर इनको वेक्टोरली हम जोड़ दें F1 प्लस F2 तो बेटा कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 0, तभी तो इक्विलिब्रियम में होंगे, वरना कोई रिजल्टेंट आ जाएगा तो एक्सेलरेशन दे देगा। इसी तरह ये तीन फोर्सेस देखो F1 F2 F3, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो F1 F2 F3 का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। सिंपल भाषा में F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड में सेम होगा, जिससे बैलेंस कर ले। यहां पर देखिए F1 प्लस ये वेक्टोरली लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में अगर जोड़ेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यही तीसरी बात है, ये F2 F1 घूम के वेक्टर F3 पे आया, तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अभी हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में न्यूमेरिकल भी करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। आइए चलते एक न्यूमेरिकल लगाते हैं जिस चीज ज्यादा हम समझ पावे। तो यहां देखिए लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 4 कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट मतलब एक ही पार्टिकल पर एक ही समय पर। इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और F2। यहां पर देखिए आपको 4 फोर्सेस दिख रहे हैं, 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, F2 F1। ये डायरेक्शन x कंपोनेंट के लिए, ये डायरेक्शन y कंपोनेंट के लिए। तो हम सबके x और y कंपोनेंट कर लेंगे और x की डायरेक्शन में जितना फोर्सेस है वो 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और समेशन ऑफ y फोर्सेस विल बी 0। तो x डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से, इसका कंपोनेंट कितना होगा, 4 न्यूटन का इधर 4 cos 60, आपको दिख रहा होगा 4 cos 60 इसका कंपोनेंट, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 4 sin 60। F1 तो वर्टिकली है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा। 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टली है, एक्स डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये F2 महाराज जो है ये एंगल पर है, तो इनका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर F2 cos 30 और एक इधर आएगा F2 sin 30। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, हेंस हमारा पहला जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी बात की थी हॉरिजॉन्टल सबकी 0, वर्टिकल सबकी 0, बाकी या तीसरा डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो ये 8 न्यूटन, उसमें 4 cos 60 इसी डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद इसका F2 cos 30 अपोजिट डायरेक्शन में है। देख लीजिए ध्यान से, ये x की डायरेक्शन में जो इधर थे प्लस जो इधर थे माइनस, वही लिख दिया। 8 हॉरिजॉन्टल, 4 cos 60 इधर और F2 cos 30 इधर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 8 cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 4 इंटू हाफ, और F2 cos 30 होती है √3/2। ये वैल्यू है 0 के बराबर। तो ये 2 से काटोगे ये बचेगा 2, या जाएगा 10। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/√3 न्यूटन। यहां दिख रहा है ना, ये 10 हो जाएगा, 2 से करोगे 20/√3। तो ये F2 हमने निकाल लिया, पहला आंसर आ गया है। अब दूसरी बात करते हैं, जहां पर समेशन या सिग्मा Fy की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, F sin 60 और F1 तो एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। F1 प्लस 4 sin 60 डिग्री ये वर्टिकल था, और F2 sin 30 नीचे है तो निगेटिव में लिख दिया। ये देखिए अब वैल्यू रख दीजिए, F1 प्लस 4 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 होती है हाफ। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बराबर 0। अब F2 की वैल्यू वहां से रख देते हैं, तो F1 प्लस 2 से काटोगे तो 2√3 आएगा, माइनस
हाफ, और F2 की वैल्यू है 20/√3। तो ये काटा तो हमने क्या आ गया, 10 आ गया। अब F1 की वैल्यू क्या हो गई, ये प्लस हो जाएगा 10/√3 और 2√3 माइनस में, तो 10/√3 माइनस 2√3, √3 एलसीएम ले लोगे, ये 3 2 6 4 बचेगा, 4/√3 न्यूटन। ये आपका वैल्यू किसकी आ गई, F1 की। F1 की वैल्यू ये आ गई और F2 पहले ही निकाल चुके थे। इस तरह से देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया और हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होती, समझा रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट विल टेक सर्टेन सेकेंड्स, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड बस। तो खैर इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला एक सवाल और लेंगे जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाए। नोट कर चुके हैं आप। अगली बात देखते हैं। देखिए यहां पर डिटरमाइन द टेंशंस T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। ये T1 T2 के टेंशंस हमको निकालने हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस T1 का 2 कंपोनेंट कर लो, मैं लाल कलर यूज करता हूं जिससे आपको दिख जाए। तो इस T1 के लिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं यूज कर रहा हूं और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, 9th में ज्योमेट्री पढ़ी थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर T1 cos 60 डिग्री और ये हो गई T1 sin 60 डिग्री। बस अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने चाहिए बराबर। तो यहां पर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसको देखते हुए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो भी हैं, जो कि है वर्टिकल पहले कर लेते हैं, T1 sin 60, ऊपर जो फोर्स लग रहा है और नीचे 4 kg वेट है, तो 4 × 9.8 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इससे T1 डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर मैंने पकड़ा तो T1 इज इक्वल टू 4 × 9.8 अपॉन sin 60, 4 × 9.8 अपॉन √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 45.26 न्यूटन, ये आपका आंसर आया T1 का। अब इस T2 को ले लो, तो T2 की वैल्यू कितनी है, T1 cos 60 डिग्री, तो T1 की वैल्यू रखोगे 45.26 इंटू cos 60 विच इज 1/2। अब इसको आधा कर दीजिए, इसका 22.63 न्यूटन। ये देखिए इस तरह से ये आप सवाल कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक इंटरेस्टिंग थ्योरम होती है लामीज थ्योरम, उसको भी हम लोग देख लेंगे, कहीं कहीं बहुत फायदा कर देती है या काफी शॉर्ट तरीके से सवाल हो जाते हैं। तो लामीज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, देखिए लिखा है लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा 3 ही फोर्स के लिए है ये। अगर 3 फोर्सेस किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्स है डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल, उनके रेशियो बराबर होते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूं, अगर इस पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, तो F1 अपॉन, ये देखिए F1 है, बाकी 2 फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है विच इज एल्फा, F1 छोड़ने के बाद उसका साइन, फिर रेशियो ले लिया F2, और F2 को छोड़कर बाकी दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है विच इज बीटा, साइन बीटा। फिर ले लीजिए F3,
F3 छोड़कर बाकी दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है गामा, ये रेशियो आपके बराबर रहते हैं। दिस इज द लामीज थ्योरम। ध्यान क्या देना है, तीन फोर्स, ना दो की बात कर रहा है ना चार की कर रहा है, केवल तीन फोर्स अगर किसी पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इस लॉ को फॉलो करेगी। इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। और कहीं कहीं ये बहुत हमारे लिए तेजी से सवाल को सॉल्व कर देता है। अभी हम देखते हैं, तो इसको आप समझ पाए होंगे। दूसरी एक बात जो हम एक न्यूमेरिकल में लगा भी चुके हैं, इफ मोर देन 3 फोर्सेस आर गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर 3 फोर्सेस नहीं है, 4 हैं, 5 हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे? कंपोनेंट फॉर्म सबसे बढ़िया मेथड। देन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंपोनेंट अप्रोच। एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, बाकी और भी जो फोर्सेस उनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाले जोड़ मारो, वर्टिकल वाले जोड़ मारो, इक्विलिब्रियम में तो दोनों जीरो के बराबर हो गए। अगर 3 से ज्यादा हैं, 2 हैं तो बड़े प्यार से ऐसे ही हो जाता है। If 3 forces are in equilibrium, then the resultant of 2 forces is equal and opposite to the third. अब यहां पर ये बोल रहा है कि अगर F1, F3 और एक F2 फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है और F1, F3 में 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, ये इस F2 के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तभी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, वरना हिलने लगेगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड वाइज F2 की जो वैल्यू है इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर रख देते हैं। ये 90 डिग्री पे है, तो वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेते हैं। ये हम लोगों ने अभी एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें लगाया भी था। अब एक गाइडलाइन ले लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जब अप्लाई करते हैं तो 4 स्टेप में इसको नॉर्मली हम ट्रीट करते हैं। वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन सवालों से ज्यादा क्लियर होगा, तो उसको देखते हैं। देखिए लिखा वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉ का जब एप्लीकेशन कहते हैं तो मोटे तौर पे 4 स्टेप पकड़ते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द सिस्टम ऑन विच द लॉज ऑफ मोशन आर टू बी अप्लाइड। पहले आप सिस्टम पकड़ लीजिए कि जिसपे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना। वो एक पार्टिकल हो सकता है, एक बॉडी हो सकती है, एक से ज्यादा बॉडी हो सकती है। जैसे दो ब्लॉक है और वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं, तो इसको आप सिस्टम ऑफ एक पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब इनका मूवमेंट हो तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन अलग अलग होता है तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इस तरह मान के नहीं लगा पाएंगे। बात समझ गए? एक बॉडी हो, एक पार्टिकल हो, या सिस्टम ऑफ बॉडीज हो जो किसी स्ट्रिंग से बंधी हो, किसी और तरह से बंधी हो, जो उसमें लिखा भी है 2 blocks connected by a string। बस रिस्ट्रिक्शन क्या है? द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड हैव द सेम एक्सेलरेशन। यानी ये बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़े, ये नहीं कि आगे वाली कुछ और एक्सेलरेशन पकड़े अब पीछे वाली कोई और पकड़े, तो रस्सी में कुछ और होने लगेगा कांड। खैर पहली चीज ये हो गई। वंस द सिस्टम इज डिसाइडेड, एक बार आपने सिस्टम डिसाइड कर लिया कि 2 ब्लॉक वाला है या सिंगल ब्लॉक है, जो भी पार्टिकल है, उसके बाद उस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उसको आप नोटिफाई कर लीजिए। वो किस पे फोर्स लगा रहा है ये नहीं, उस पे जो फोर्स लग रहे हैं उनको यहां पे मेंशन कर लीजिए। वी मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। एनी फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम ऑन द अदर बॉडीज इज नॉट इंक्लूडेड। समझ रहे हैं ना कि उस सिस्टम पर जो जो फोर्स लग रहे हैं उसको कंसीडर करना है, वो जिस पर फोर्स लगा रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है। फिर क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो हम बनाना आगे सिखाएंगे आपको। देन वी मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। जिस बॉडी की एनालिसिस कर रहे हैं उसको वहां से तोड़ के निकाल लेते हैं ऑफ द सिस्टम एंड इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लिस्टेड इन स्टेप नंबर 2। यानी 2 में जो जो फोर्सेस लग रहे थे उसके ऊपर उसको मेंशन कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। उसके बाद इक्वेशंस बना लेते हैं हम लोग। तो इन द लास्ट स्टेप वी चूज एनी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन
और म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हम एक्स एक्सेस को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं जिस तरफ बॉडी मूव कर रही हो या टेंडिंग टू मूव हो, तो हमारी चीजें सरल हो जाती हैं। तो अगर बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है या बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसी डायरेक्शन को एक्स मान लो। और अगर बॉडी पूरी तरह इक्विलिब्रियम में है तो किसी को एक्स वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बॉडी का केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर एम ए कर देंगे आप, जो एक्स आपने माना है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 कर देंगे। यहां से दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, सॉल्व करके जो भी चीज निकालनी है निकाल सकते हैं। अगर इफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम तो आपका समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों शून्य होगा, क्योंकि ना एक्स डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो रही है ना वाई डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में आ गई। और इफ द फोर्सेस आर कोलिनियर, अगर फोर्सेस कोलिनियर हैं तो सेकंड इक्वेशन इतना इस समेशन एफ वाई बराबर 0 की जरूरत नहीं पड़ती कि एक पे फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 3 न्यूटन ऐसे लग रहे हैं, तो इसमें फिर एफ वाई मानने की कोई जरूरत नहीं। नेट फोर्स आपका आ गया 7 न्यूटन का, इधर बात खत्म हो जाती है। इस तरह से कर सकते हैं। तो एक अंदाजा है जिससे हम चीजों को, एक गाइडलाइन है जिसको दिमाग में रखेंगे तो सवाल बनाने में सहूलियत होगी। समझ गए आप? तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कोशिश यही कीजिए तो आपका सवाल बनते चले जाएंगे। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, स्ट्रिंग की जो लंबाई है यानी AC ये है 0.5 मीटर, इज फिक्स टू ए पॉइंट A, ये A से फिक्स्ड है, एंड द अदर एंड इज फास्टन टू ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 8 न्यूटन। यहां एक ऑब्जेक्ट है जो दिख रहा है 8 न्यूटन का, इसका फोर्स है, वेट नीचे काम करेगा। द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F, इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फोर्स F से ऐसे खींच रहे हैं until it is 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू A, यानी आपका ये जो BC डिस्टेंस है ये 0.3 मीटर है। इसको तब तक खींचा जब से ये डिस्टेंस 0.3 मीटर ना हो जाए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स F, हमको फोर्स ये F निकालना है और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा, लाल कलर चलिए यही लेता हूं, ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो हमारे पास ये एंगल थीटा हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस थीटा को कैसे आप समेट सकते हैं, तो इस ट्रायंगल की आप देखें, ट्रायंगल BAC हमने लिया है थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहां कॉस थीटा की बात करें तो AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 0.4, ये देखिए 0.5 या 0.3, तो ये 0.4 आ जाएगा पाइथागोरस से। ये ट्रायोड बन ही जाता है तो हम लोग इसको बड़े तेजी से समझ सकते हैं। 0.3, 0.4, 0.5, तो ये हो गई वैल्यू 0.4, 0.5, 4/5। अब साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, लगे याद। तो BC अपॉन AC, ये रहा BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0.3 अपॉन 0.5 यानी 3/5। ऑब्जेक्ट इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, तो यहां हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम। सवाल जैसे भी करें लामीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन लामीज थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स हमने पकड़ा, देखिए F, अगर F हमने फोर्स लिया है तो F अपॉन लिखेंगे पहले। ये
यहां रेड कलर ले, नहीं दिखेगा नहीं आपको। ये फोर्स एफ इधर लग रहा है, तो ये बाकी दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो लेना है, यानी ये एंगल हमको लेना है। ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और इसके बारे में कितना एंगल है, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 90 प्लस थीटा। तो एंगल तीनों हम जान गए। तो एफ लिया है, तो एफ छोड़ दीजिए, बाकी दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। तो ये रहा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप ले लीजिए 8 न्यूटन वाला फोर्स, तो 8 न्यूटन, और बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल साइन 90 प्लस थीटा। फिर आप टी बताया, टी वाला ले लो, और टी छोड़कर बाकी दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल था 90 डिग्री। ये लामीज थ्योरम से हमने लामीज थ्योरम लगा दी। इस तरह से ये कहानी निकल आई। अब देखिए ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन 91 होता है। तो ये एक रिलेशनशिप हमारे हाथ में आ गई। अब जो जो वैल्यू निकालनी निकाल सकते हैं। जैसे हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए पहले दोनों ले लीजिए, ये और ये ले लीजिए। तो T बराबर 8 अपॉन कॉस थीटा। 8 लिखा, कॉस थीटा मैंने यहां से 4/5 निकाला था, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। अब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स निकालने के लिए। तो फोर्स के लिए ये और ये ले लीजिए। तो F की वैल्यू कितनी रही, 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 8 लिखा इंटू 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कट गया 6 आ गया आंसर, 6 न्यूटन। तो देखिए लामीज थ्योरम से आपका काम काफी तेजी से बन जाता है। बस शर्त यह है कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हो और उनका रिजल्टेंट शून्य आ रहा हो। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी 3 से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लेके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करें आप। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, ये पूरी बात क्लियर हो जाती है। चलिए और चीजें देखते हैं जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहां पर लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए रफ वेज एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। वेज जो है, ये जो वेज इतना बड़ा टुकड़ा नीचे है, ये ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। तो देखिए यहां पर कहानी क्या होगी, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ये थीटा एंगल है, ये इसका वेट नीचे काम करेगा विच इज mg। ये आप जानते ही जानते हैं। अब यहां पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है r, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में हमारा जाना चाहिए। mg को बैलेंस कर ले। आप समझ रहे हैं ना कि F, ये F फ्रिक्शन फोर्स और ये R रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट इस mg को बैलेंस कर ले तो रुक जाएगा, फिर ना खिसकेगा ये। तो यहां पर ये जो वेज है ये कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, mg इन अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा जो मैंने समझाया है आपको। तो ये जो वेज है अगर इसी पर mg फोर्स ऊपर अप्लाई कर देगा तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिक लगा है। और भी सवाल लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है थोड़े। चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं।
ये देखिए कि ये क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम लोग। लिखा है द मोमेंटम p in kilogram meter per second of a particle is varying with time t in second as p is equal to 2 plus 3t square. The force acting on the particle at 3 is equal to 3 second will be. तो हम ये जानते हैं कि मोमेंटम का कहानी दिया है 2 plus 3t स्क्वायर। जो फोर्स होता है वो होता है dp अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ये रहा 3 और टी स्क्वायर का 2t, यानी वैल्यू आ गई 6t। अब आप कह रहे हो t बराबर एट t बराबर 3 सेकेंड फोर्स कितना है, तो फोर्स है 6 इंटू 3, टाइम की जगह 3 रख दिया, 18 न्यूटन इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से देखिए ए 18 न्यूटन निकल आएगा। मैं हट जाता हूं, नोट करें और अगला सवाल हम लोग बनाएंगे। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आगे, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो इसको देखिए, आप सिंपल वाली जो फॉर्मूले होते हैं, ए निकालो, v इक्वल टू यू माइनस एटी कर दो, वैसे भी कर सकते हो, इंपल्स से भी कर सकते हो। हम ये जानते हैं कि इंपल्स की वैल्यू होती है एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी, और ये होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है यहां पर, एफ वी। बाद में रिटार्डिंग फोर्स इनिशियली वेलोसिटी 15 थी, बाद में रुक गया ये, तो डेल्टा टी कितना लगा यहां पर, डेल्टा टी निकालोगे तो एफ वी अपॉन एफ, एम वी अपॉन एफ। तो 20 था इसका किलोग्राम मास, 50 न्यूटन का फोर्स था, तो 50 न्यूटन तो नीचे आएगा। टाइम कितना है, वेलोसिटी 15 है, अपॉन 50 बराबर 6 सेकेंड। ये आंसर आ गया, आंसर इज ए। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप सोच रहे हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है। अगर मैं एक्सेलेरेशन निकालूं तो फोर्स था 50 न्यूटन, मास है 20, 5/2 एक्सेलेरेशन हो गया। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला होता है। क्या निकालना है, टाइम ना, हाउ मच टाइम। तो वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 15, रिटार्डिंग फोर्स है 5/2 इंटू टी, तो टी बराबर कितना रहा, 15 इंटू 2 अपॉन 5। यहां से भी देखिए 6 आंसर आ गया, ऑप्शन ए। इस तरह भी से भी निकाल सकते हैं, ये भी लॉजिक दिमाग में रखें, इससे भी निकाल सकते हैं। तो जिससे भी निकालेंगे आंसर निकल आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए अगली बात फटाफट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये आप देख पाए। अब अगली बात करते हैं। यहां पर जहां मैंने चेंज इन मोमेंटम की बात आपको बताई थी, वही लॉजिक यहां लगना है। ए बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए यहां से आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ ए स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर, ये स्मूथ सरफेस से टक्कर खाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी, और यहां से ये वापस वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकेंड लेके चली जाती है। डेल्टा v निकालने की ये बात कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो v तो यहां पर है और v वापस घुमाया है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पहले डेल्टा v निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन के साथ आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, देखिए v इनिशियल आई कैप जे कैप पे लिखेंगे। ये देखिए इस कंपोनेंट में ले लीजिए, इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं, तो इसका आप ऐसे एक्स वाई एक्सेस ले लिया, तो ये वेलोसिटी थी 20। अगर ये 20 थी, ये एंगल 30 है, तो आपका ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो ये माइनस जे कैप में आएगा -20 कॉस थीटा, और माइनस ये जे है, ये प्लस आई कैप इधर है और माइनस आई कैप इधर है, इधर आएगा 20 साइन 30। बात समझ में आई होगी आपको ध्यान पूर्वक। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी लिखी हमने -20 साइन 30 आई कैप, इसका इधर वाला कंपोनेंट माइनस आई, और इधर वाला माइनस जे, -20 कॉस 30 जे कैप। आई हो गई, मेरे ख्याल से आप इससे सहमत हैं।
फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। तो एक्स वाला कंपोनेंट इधर है, वाई वाला इधर, तो वाई वाले में v cos थीटा चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, v cos 30, और ये क्या हो जाएगा, v sin 30। बात समझ में आई? तो -20 v था 20 sin 30 आई कैप, माइनस में था तो माइनस, ये प्लस में जा रहा है जे, तो प्लस में पकड़ लो, +20 cos 30 डिग्री जे कैप। तो ये आपका v इनिशियल v फाइनल हो गया। चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल है -20 sin 30 आई कैप +20 cos 30 डिग्री जे कैप -20 sin 30 आई कैप -20 cos 30 जे कैप। अब यहां पे आप जब घटाएंगे तो कौन सी वैल्यू कटते हुए दिख रही है, देखिए ये साइन वाली कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गई, ये दोनों बची, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 × 20 cos 30 j। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो अब आप चेंज इन वेलोसिटी को वैल्यू रख दीजिए, 2 × 20 और cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 j कैप। 2 से 2 मार दीजिए, 20√3 आया, 20√3 j कैप। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया जो इसने पूछा था, वो 20√3 इसका मैग्नीट्यूड है। ये देखिए आंसर आया, जो कि आंसर है बी। तो यहां पर ये मत समझ लेना कि 20 मैग्नीट्यूड था, इसका 20 मैग्नीट्यूड है, तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो यार जीरो ऑप्शन भी नहीं है। वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है, इस तरीके से वर्किंग की जाएगी आपकी। 20 मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में था और 20 मैग्नीट्यूड है, तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या रहा, ये मामला रहा। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा सवाल देख के, कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए, A block of mass 10 किलोग्राम is suspended by 3 strings as shown in the figure। ये एक ब्लॉक लटका हुआ है और इस तरह से बैलेंस है। देखिए यहां पर अगर हम कुछ ब्लॉक्स के इनका टेंशंस का कंपोनेंट ले लें, ये देखिए T2 इधर लग रहा है, T2 3 इधर, इसका एक मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बनाता हूं, तो ये देखिए एंगल, ये देखिए 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये भी 90, ये 30, ये 60 और ये 30 डिग्री। तो एंगल तो आप समझ गए होंगे। अब इनका जो टेंशन है T3 का, एक कंपोनेंट इधर ले लो जिसे मैं लिखूंगा T3 sin 60 और एक कंपोनेंट इधर T3 cos 60। T2 का ले लो एक इधर, T2 sin 30 और cos वाला इधर जाएगा, तो T2 cos 30। ध्यान पूर्वक अब यहां पर हम लोग बाकी बातें लिखते हैं जो कि काफी सरल हो जाएंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कुछ मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो समेशन एफ वाई एफ एक्स कह लो 0, मतलब T2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू T3 sin 60 डिग्री। ये बात आपकी समझ में उम्मीद करता हूं आई होगी। यहां से अगर रेशियो निकालें तो मैं T3 को लिख सकता हूं T2 अपॉन √3, वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया है। साइन 30 की वैल्यू रख दो और साइन 60 की वैल्यू रख दो।
तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब समेशन एफ वाई भी 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम की वजह से, तो लिखो T2 ऊपर वाली cos 30 प्लस ये T3 cos 60 और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 10 kg की कहानी के। तो T1 10 किलोग्राम था, तो 10 इंटू 10 ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 100। G ले लिया 10। अब वैल्यू यहां डालने की कोशिश करते हैं, तो सबको T2 में चेंज कर लो। ये वैल्यू हो गई √3/2 T2, T3 की जगह रख दिया T2/√3, cos 60 का वैल्यू रहा हाफ बराबर 100। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो वैल्यू कितनी आएगी 8T2/4√3 बराबर 100। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 50√3 न्यूटन। क्या पूछा, टेंशन T2, तो T2 की वैल्यू निकल आई 50√3 विच इज डी। आंसर इज डी। इस तरह से ऐसे सवाल कर सकते हैं, और दिखाता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जिससे बात पूरी आप पकड़ पाए, इसको नोट कर पाए होंगे आप। अगला सवाल लेते हैं बेटा। ये देखिए यहां पर द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। इस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको आप एक ही स्ट्रिंग पकड़ के चल रहे हैं, कहीं पर इस स्ट्रिंग में गांठ वांठ नहीं पड़ी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां टेंशन अगर T दे रहा है, दोनों में सेम टेंशन, एक ही स्ट्रिंग है, तो यहां भी टेंशन आपको T मिल जाएगा, यहां भी टेंशन T मिल जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट TT के ले लूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए यहां पे T बराबर इस वाले एपिसोड से निकल आएगा T बराबर mg, तभी तो ये बैलेंस है, नहीं तो बैलेंस काहे को होता। और इस वाली सिचुएशन में आ जाइए, तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है T cos थीटा, इसका भी T cos थीटा, तो 2T cos थीटा, तो 2T cos थीटा बराबर √2 mg। इसको ये बैलेंस किए हुए हैं। अब यहां T की वैल्यू mg रख दीजिए, अब यहां से थीटा निकाल लीजिए। ये देखिए mg ने mg को मार दिया, और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई √2/2, रैशनलाइज कर लो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/2√2 यानी 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू अगर आ जाएगी 1/√2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ये आंसर आपका आ गया, और ऑप्शन नंबर सी है। कैसे निकला, ऐसे समझ के निकला, आप इसको नोट कर लें, अगला सवाल भी बनाता हूं, तो ये आप यहां पर नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, रेड कलर लेते हैं। ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ वेट W, मतलब इसका अगर यूनिफॉर्म होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पॉइंट पे होती है यूनिफॉर्म रॉड में। कौन सा कलर है मेरे हाथ में, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती कितनी भी लंबी, तो इसका सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी आप क्या बोलते, L/2 पर है। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका G कहीं और भी हो सकता है, वही ये बोल रहे हैं। तो इस सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली इन ए वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे सपोर्ट है बाय 2 लाइट स्ट्रिंग्स PA एंड QB। ये रहा PA, ये रहा QB, as shown in the figure. G is the center of gravity of the rod. ये G इसका center of gravity है, middle point पे नहीं है। If PA and QB makes angle 30 or 60 degree,
विद द वर्टिकल 30 और 60 दिख रहा है। द रेशियो एजी अपॉन बीजी, ये एजी अपॉन बीजी का रेशियो बेटा हमको बताना है। तो यहां पर क्या बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां पर देखिए टेंशन लग रहा है, सपोज करिए T1, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, T1 cos 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, तो T1 cos 60, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी T1 sin 60, ये T है इसमें। ऐसे ही यहां करेंगे हम लोग, ये एंगल 30 हो जाएगा, तो ये रहा T2, तो ये T2 cos 30, और इस डायरेक्शन में T2 sin 30। ये बात आप समझ गए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव नहीं कर रही है, तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री। तो T1 की वैल्यू देखिए यहां रखोगे √3/12, और T2 रखोगे √3/2। आधे से आधा काट दोगे तो T1 की वैल्यू हो जाएगी T2 √3। ये पहली इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगला चीज देखिए, जो वर्टिकल वाले फोर्सेस हैं, ये क्योंकि यहां पे W इसके बीचों बीच नहीं कहीं और है, तो ये फोर्स इसको इधर घुमाना चाहेगा, ये फोर्स इसको उधर घुमाना चाहेगा, इसके अबाउट। तो मोमेंट्स आप याद होगा ना, जो मोमेंट्स लेते हैं इस पॉइंट G के अबाउट, वो कैसे कैसे लेंगे, इस T1 का लेंगे T1 इंटू दिस आर्म एंड T2 इंटू दिस आर्म। तो मैं उस बात को मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मैं लिख रहा हूं T1 sin 60 इंटू AG, G के अराउंड ले रहे हैं, और T2 sin 30 इंटू BG, और यहां पर हमें निकालना था AG अपॉन BG। तो T2 sin 30 अपॉन T1 sin 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। देखिए T2 अपॉन T1 करोगे तो 1 अपॉन √3 आ जाएगा। sin 30 होता है हाफ, sin 60 होता है √3/2। तो 2 से 2 आपने काट दिया, √3 इंटू √3, 1 अपॉन 3 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन है इसका C। ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें अगर मोमेंट आप नहीं निकालेंगे तो आंसर अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फोर्स इस G के अगेंस्ट में ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जो लेते थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक अच्छा सवाल है। फिर हम लोग अगला सवाल भी लगाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये भी मजेदार क्वेश्चन है सब। द बिलो फिगर इज द पार्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड नेट सेक्शन AB। ये AB जो सेक्शन है उसकी बात कर रहा है। इज स्ट्रेस्ड, इसको खींच दिया है विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा है। द टेंशन इन द सेक्शन BC एंड BF, BC और BF में कितना टेंशन है ये बताना है हमको। यहां मान लीजिए इसमें टेंशन आप T2 ले लो, इसमें टेंशन हम T1 ले लेते हैं। इसका कंपोनेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपका हॉरिजॉन्टल चला गया, ये वर्टिकल चला गया। अब सवाल ये उठता है ये एंगल कितना है, ये वाला, तो इसको पूरा ऐसे खींच लीजिए, और फिर ये एंगल देखिए कितना आ जाएगा,
दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 है, 90 निकल गया तो ये एंगल कितना बचा 30, ये पूरा 120 था, 90 निकल गया 30 बचा। तो इसको लिखोगे T2 cos 30 और T2 sin 30। इधर आ जाओ, ये भी 120 था, 90 निकल गया 30 बचा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई T1 cos 30 और T1 sin 30। अब वैल्यूज को, क्योंकि ये मूवमेंट में तो कहीं है नहीं, तो इसको हम लोग आराम से बराबर कर सकते हैं। तो T1 cos 30 या T2 cos 30 को बराबर कर दो। T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री। तो यहां से आ गया T1 बराबर T2 और T इसको हम बोल देते हैं, यहां इस्तेमाल करना होगा से T। अब यहां पर वर्टिकल मामला सल्टाते हैं, तो T1 sin 30 डिग्री प्लस T2 sin 30, और ये बैलेंस कर रहा है 10 न्यूटन को। T1 T2 बराबर था तो T लिख देते हैं, तो ये T sin 30 T sin 30, तो 2T sin 30 बराबर 10। sin 30 हाफ होता है, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन दोनों में है, तो यहां पर ऑप्शन बना सी। इंटरेस्टिंग सवाल है, 10 न्यूटन दोनों में आ जाएंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाते चलें, और बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका होता जा रहा है। अगला एक सवाल और लेते हैं, जिससे पूरी तौर पर थोड़ी प्रैक्टिस इन न्यूटन्स लॉ में करेंगे तो हम पकड़ बना पाएंगे। ए बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम या 60 किलोग्राम की बॉडी इधर है, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 3 स्ट्रिंग्स 1 2 3 एज शोन इन द फिगर इज एन इक्विलिब्रियम। द टेंशन इन द स्ट्रिंग P इज, इसमें टेंशन निकालना, ये बहुत सरल सवाल हो जाता है। इस R के 2 कंपोनेंट करने वाले हैं हम लोग, ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री, ऐसा सवाल कर चुके हैं अभी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो R cos 30 और R sin 30, और इक्वेट कर दो, क्योंकि ये बैलेंसिंग सिचुएशन है। तो आप P को लिख सकते हो, एक तो आ जाएगा P बराबर R cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2। इक्वेशन 1 P निकाल, R निकालते ही काम कर लेंगे हम लोग। फिर R sin 30 की वैल्यू 60 किलोग्राम, सेकंड हो गया R sin 30 डिग्री बराबर 60 किलोग्राम, तो 60 इंटू G लिख देते हैं। G में KGF में आंसर है ना, इसलिए G लिख रहे हैं। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, ये होता है हाफ, ये हो गया 120 sin 30, ये रहा 120 ग्राम। इस R की वैल्यू यहां पुट कर दो, R हो गया 120 G इंटू √3/2, तो ये आ गया आपका 60, P की वैल्यू 60 √3 G, √3 होता 1.732, यानी वैल्यू आ जाएगी 103.9 kgf। G हटा के लिख दिया किलोग्राम फोर्स इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो 103.9 जो आंसर दे रहा है यहां पर D। तो इस तरह से देखिए सवाल हो जाएंगे, बहुत आता रहता है और आप बिल्कुल सही करेंगे ऐसा पूरे विश्वास है। मैं हटता हूं, अगला क्वेश्चन देखूंगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। नोट कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ते चलें। अगली बात देखते हैं यहां पर, ए मैन ऑफ मास 50 ग्राम स्टैंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ मास 30 ग्राम। ये एक फ्रेम है, इस पे एक बंदा है, 50 G का, ग्राम नहीं है G है, 50 G इसके बंदे का मास है,
और 30 ग्राम जो है इस फ्रेम का मास है। ही पुल्स ऑन ए लाइट रोप, ये लाइट रोप ऐसे पड़ी हुई है, देखिए रेड कलर ने तभी दिखेगा। The other end of the rope is attached to the frame, इस तरह से अटैच है। For the system to be in equilibrium, what force man must exert on the rope? जब ये रोप पर फोर्स लगाएगा तो यहां पर टेंशन कैसा बनेगा, T, यहां पर टेंशन बनेगा T। देख पा रहे हैं ना, ये टी हर जगह सेम होता है, जहां जहां कनेक्ट है यहां टेंशन T, यहां टेंशन T। इसकी स्थिति देखें तो उस पर ऊपर लगने वाले फोर्स कितने, 2T। तो अब यहां पे लिख सकते हैं जो 2T फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो 2T या 2F बोल दीजिए जो फोर्स लगा रहा है, तो वो कितने के बराबर होगा, इन दोनों के सम के 50 + 30, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, इंटू जी। तो F कितना हो जाएगा, 80/2, 40G। इतना फोर्स उसको चाहिए, यानी आंसर इज ए। 1T लेंगे तो गलत हो जाएगा, 2T से पूरा सिस्टम बैलेंस हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए अगला एक सवाल लगाते हैं, मेरे ख्याल से ये भी आप बढ़िया से नोट कर पाए। आज का लास्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम, ये बॉल है जो कि 1 kg की है, हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स OA एंड OB। ये OA है, ये OB है। शोन इन द व्हाट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग OA एंड OB। G बराबर 10 है, तो ये 1 किलोग्राम की थी तो वेट हो गया 10। अब कुछ नहीं करना, यहां पर ना कंपोनेंट लेने की जगह हम देखें क्या हम लामीज थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फोर्सेस मिल गए हमको, तो हमें इनके बीच का एंगल तो पता है, ये 120 भी पता है, तो ये तीसरा भी, सब तीनों पता है। लामीज थ्योरम लगा दो भाई, काम खत्म हो गया। तो लामीज थ्योरम में मैं T1 लिखता हूं अपॉन साइन बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, T2 और वेट के बीच का एंगल 150 है, तो साइन 150 डिग्री। फिर लिख देता हूं T2 बाकी के बीच का T1 और वेट के बीच का 120, साइन 120 डिग्री। फिर रहा वेट, वेट का मतलब 10 न्यूटन, सीधे ही लिख देता हूं, और बाकी के बीच का एंगल 90 डिग्री। बस अब इन दोनों को ले लेंगे तो T2 निकल आएगा, तो T2 इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू √3/2 अपॉन 1। तो T2 इज इक्वल टू 2 से काटोगे 5√3 न्यूटन। अब इन दोनों का T1 भी निकालना, तो T1 के लिए ये और ये ले लो, तो T1 इज इक्वल टू 10 साइन 150 अपॉन साइन 90, 10 लिखा, ये साइन 30 हो जाएगा विच इज हाफ, ये 1 यानी कि 5 न्यूटन। ये T1, ये T2, आंसर क्या हो गया, C, 5 न्यूटन और 5√3, तो आंसर इज C। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफी क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नीट के फिजिक्स के खूब अच्छे वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं। जिस बच्चे को इसका PDF चाहिए वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, वहां इसका PDF मैं अपलोड कर देता हूं और वो लेकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।